Hello, welcome student. Today we are going to read next point from the chapter of democracy in the contemporary world. It is the first chapter from political science in 9th class. ये 9th क्लास का बुक का फर्स्ट चैप्टर है बेटा. इसके अंदर हमने पहले वीडियो देखा था, उसमें चिले कंट्री के बारे में स्टडी की थी और बाद में पोलैंड कंट्री के बारे में. तो हमने देखा कि वहाँ लोग डेमोक्रेसी के लिए कैसे स्ट्रगल करते हैं. ठीक वैसे ही अब कुछ नेक्स्ट कंट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे जिन्होंने डेमोक्रेसी सेट करने के लिए प्रयास किया था. तो यहाँ हम पहले तो चलते हैं कि द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड का जो मैप है उसमें क्या चेंजमेंट आया है उसके अंदर स्टडी कर रहे हैं. तो आप लोग मैप में देखिए, कई बार एग्जाम में ये मैप बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पिक्चर बेस पे या मैप बेस पे. तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे. ये जो मैप है, इस मैप में आपके पास ऑरेंज कलर से जो दे रखा है, ये सारा डेमोक्रेसी कंट्रीज है, यानी कि भी वो कंट्रीज है जिसके अंदर डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हुई है. उसके बाद में इस मैप में और फिर इसके बाद में इस मैप में जो डिफरेंस आपको मिलेगा उसमें कुछ इंक्रीज की हुई कंट्री मिलेंगे जिसके अंदर डेमोक्रेसी अडॉप्ट की हुई है. लाइक अफ्रीका के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी कंट्री के अंदर पहले डेमोक्रेसी नहीं थी. ये मैप आपके पास है 1900 टू 1950. इट्स ओके. अब यहाँ पे अफ्रीका की कंट्री में भी डेमोक्रेसी आ गई है, आप देखिए इसमें. ठीक ऐसे ही ये दूसरी जो कंट्री है एशिया की, उसके अंदर भी डेमोक्रेसी है. इट्स ओके. जापान की जो कंट्री है ऊपर, इसके अंदर भी डेमोक्रेसी आई हुई है. ये 1975 के आसपास का टाइम है. ये 2000 का टाइम है बेटा. 2000 का जो सेशन डिकेड था उसके टाइम पे मैक्सिमम कंट्री हैज बीन अडॉप्टेड ए डेमोक्रेसी. ओके. अब इससे आगे की जो स्टडी हम करेंगे बेटा, वो करेंगे फेज इन द एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये फेज कहाँ से स्टार्ट होता है? देखिए, हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में फर्स्ट चैप्टर में, हिस्ट्री के चैप्टर में स्टडी की थी. तो हिस्ट्री का चैप्टर था, बट वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजमेंट आया था, इसलिए वहाँ का जो कनेक्शन है वो पॉलिटिकल साइंस की बुक से उसको रिलेट किया हुआ है. इसलिए हम वहाँ पे चलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो 14 जुलाई को हुआ था. 14 जुलाई 1789. हमने यहाँ स्टडी की कि लोगों ने किसके लिए स्ट्रगल किया था. फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो यहाँ फ्रीडम चाहिए था हमको, और फ्रीडम के बाद में इक्वलिटी चाहिए. इक्वलिटी कहाँ मिलेगी? इक्वलिटी वहां मिलेगी जहाँ डेमोक्रेसी होगी. इट मीन्स वोट डालने का सभी को इक्वलिटी बेस पर राइट्स मिलेगा, और वो अपने में ही गवर्नमेंट बना पाएंगे, वो भी उसके पास राइट्स होगा. सभी लोग इक्वल होंगे, वो केवल डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है. इसलिए उन लोगों ने स्ट्रगल किया था. बट उससे पहले की कंट्रीज, कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी कि उससे पहले भी, इस टाइम से पहले, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले भी लोगों ने स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी के लिए. तो हम यहाँ ब्रिटेन का जिक्र करेंगे बेटा. जो ब्रिटेन कंट्री है उसने डेमोक्रेसी के लिए प्रयास किया था. उसने क्या किया? रिड्यूस द पावर of monarchy and फेडरल लैंडलॉर्ड. ये फेडरल लैंडलॉर्ड के लिए और मोनार्की सिस्टम को, पावर को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने स्ट्रगल शुरू कर दिया. बट ये स्ट्रगल स्लोली था. इससे आगे ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो चुका था. इससे पहले इवेंट्स और हुआ था, उसके अंदर भी हमें डेमोक्रेसी के कुछ सिंबल देखेंगे. अमेरिका कंट्री जो आज यूएसए है, became
independent country in 1776. 1776 में क्या होता है, देखिए बेटा, ये यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। आप मैप में इसको अच्छे से जानेंगे बेटा। ये अमेरिका है, अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स, बट ये यहाँ पे यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कंट्री है। कंट्री, दिस कंट्री वाज कैप्चर्ड बाय द यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन एक्सेट्रा, ये लोग विशेष करके यूरोप से, ब्रिटेन के लोग थे यानी कि अंग्रेज, वो यहाँ पे गए हुए थे। इन्होंने इस एरिया के अंदर काफी एक्सप्लोटेशन किया था। इसकी स्टडी हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये लोग अपने, इसके ऊपर जो रूल रेगुलेशन थे वो इन्हीं लोगों का था। यहाँ से ब्रिटेन से गए हुए लोग व्हाइट थे और यहाँ के जो ओरिजिन थे वो ब्लैक थे। इसमें व्हाइट लोगों का कैप्चर था और इन्होंने अपने आप को फ्री करवाने के लिए इनके साथ स्ट्रगल करना पड़ा। 1776 में यहाँ बास्टिल टी पोर्ट है, वहां पे ब्रिटेन की 2 जहाजों को डुबो करके अपने आप को फ्री करवाया था, जो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से यहाँ जब भी अपने आप को आजाद करवाने के लिए लोगों ने स्ट्रगल किया था, तो उसके बाद वहां पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हुई थी। इन सभी से हम ये बता सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी आपको दिखाई देता है वो बहुत लंबे समय पहले ही लोगों ने इसके साथ गेन करने के लिए प्रयास कर चुके थे। इससे आगे की जो स्टडी हम कर रहे हैं बेटा, इन्होंने, अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 1780 से, फ्री हो गया था 1776 में और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पे बनता है जब डेमोक्रेसी होती है, इट्स ओके। बट एवरी पर्सन डिड नॉट गेट ए राइट टू वोट, केवल कुछ एक लोगों को था। यहाँ पे जो फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की बात करें तो वहां पे कुछ, अमेरिका जैसे कंट्री थी, वहां पे ब्लैक्स के पास, जो ब्लैक थे उनके पास राइट्स नहीं था वोट डालने का। यहाँ फ्रांस के अंदर वुमेन्स के पास राइट्स नहीं था। ठीक ऐसे ही कुछ कंट्री में पुअर मैन थे, उनके पास वोटिंग का राइट्स नहीं था। ऐसे करके लोगों के पास, सभी के पास इक्वलिटी के राइट्स नहीं थे। उन लोगों ने अपने ढंग से प्रयास किया, स्ट्रगल किया पॉलिटिकल इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस के लिए। बाद में इन्होंने अडॉप्ट किया। इट मीन्स वहां डेमोक्रेसी आने के बाद भी सभी को इक्वलिटी का राइट्स तब मिल पाया जब वहां की पब्लिक ने स्ट्रगल किया था। लाइक न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, तुर्की, फ्रांस, रसिया और यहाँ तक कि इंडिया में। देखिए इंडिया की हम बात करें तो 1947 में ये फ्री हो गया था, बट लोगों को वोटिंग का अधिकार, राइट टू वोट 1950 में अडॉप्ट किया था। सभी को इक्वलिटी का राइट्स दिया गया था। सभी को जो वोट डालने का अधिकार, इक्वलिटी का राइट्स मिल जाता है तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज बोला जाता है। इट्स ओके। इससे आगे की हम स्टडी करेंगे, वो करेंगे बेटा एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। एंड ऑफ कॉलोनिज्म में किसकी स्टडी करेंगे बेटा? यहाँ पे हम उसकी स्टडी करेंगे जहां पे उन लोगों ने अपने आप को फ्री करवाया था। फ्री किससे करवाया था? यूरोपियन कंट्रीज, एशिया एंड अफ्रीका। मोस्ट ऑफ कंट्री
most of country in Asia and Africa was become a colony of a European country. ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारे भारत देश में आई थी, ठीक वैसे ही एशिया की काफी कंट्रीज के ऊपर और अफ्रीका की कंट्रीज के ऊपर यूरोपियन कंट्री ने अपना राज कर रखा है। उन लोगों ने स्ट्रगल किया और उस कॉलोनिज्म को एंड कर दिया। कॉलोनिज्म यानी कि कॉलोनी बनाने के लिए उन्होंने उसको समाप्त कर दिया, यानी कि अपने आप को आजाद करवाना शुरू कर दिया। लोगों ने स्ट्रगल किया और कुछ समय के बाद ही आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैक्सिमम कंट्री बिकेम ए इंडिपेंडेंस। कई कंट्री इंडिपेंडेंस हो गई और उसके बाद में कुछ कंट्रीज का हम जिक्र करेंगे जहां नई टाइप्स की या नया फेज शुरू हुआ है डेमोक्रेसी के लिए। तो इसमें इंडिपेंडेंस होने वाली जो कंट्री थी उसमें इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये हमारी नेबर कंट्री थी। और भी बहुत सारी कंट्री थी। इसमें हम अफ्रीका का जिक्र करें तो घाना वो फर्स्ट कंट्री थी जहां इन्होंने अपने आप को आजाद करवाया था यूरोपियन कंट्री से, उस देश को गुलामी से छुड़वाया। तो घाना के केस में हम स्टडी कर रहे हैं बेटा, केस ऑफ ए घाना। इट इज द कंट्री ऑफ ए अफ्रीका। अफ्रीका की कंट्री है बेटा। ये कॉलोनी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटेन की कंट्री था। इसको गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको घाना, क्योंकि हमने स्टडी की थी कि अफ्रीका में काफी मात्रा में गोल्ड निकलता है, तो इस कंट्री के अंदर भी माइन से इस प्रकार का मिनरल्स ये गेन क्या करते थे और इसी वजह से ब्रिटेन वहां पे गया। इट मीन्स एक्सप्लोटेशन करने के लिए। घाना की कंट्री ने जब स्ट्रगल किया तो उसके अंदर सबसे मेन रोल जो था उसका अनकुरमा का था। अनकुरमा ने स्ट्रगल किया और उसके बाद में ये बाद में इस घाना कंट्री का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और बाद में प्रेसिडेंट बना। He was the son of goldsmith and himself a teacher. ये खुद एक टीचर था और गोल्डस्मिथ का ये बेटा था। और हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये फ्रेंड था। इट्स ओके। ये था यूरोपियन कंट्री में घाना कंट्री का। बट घाना कंट्री के अंदर लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम है नहीं चल पाया। कुछ समय के बाद में वहां पे मिलिट्री कप आ गया, मिलिट्री ने इसको ओवरटेक कर दिया। नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे बेटा, वो करेंगे नेपाल के। टिल 2005 वहां पे मोनार्की सिस्टम था। राजा ज्ञानेंद्र वहां का राजा बना हुआ था। उन लोगों ने मूवमेंट किया और डेमोक्रेसी लाने के लिए स्ट्रगल किया। बाद में 2006 के अब तक वहां पे डेमोक्रेसी है, लेकिन मुझसे पहले वहां पे मोनार्की सिस्टम था। तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे डेमोक्रेसी दूसरी कंट्री में भी अडॉप्ट की जा रही है। उन सभी की बारी बारी से स्टडी कर रहे हैं। पाकिस्तान का जिक्र करें बेटा, पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947, यानी कि इंडिया के साथ ये आजादी ली थी इसने भी। बट 1999 में यहाँ नवाज शरीफ यहाँ का प्राइम मिनिस्टर था।
और परवेज मुशर्रफ ने इसको ओवरटेक किया, ओवरथ्रोन मिलिट्री का। यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी जब थी, उसके बाद में डेमोक्रेसी को उन्होंने ओवरटेक किया और मिलिट्री राज वहां पे लेके आए। बाद में इन्होंने इलेक्शन भी किए, इलेक्शन में भी इसको बैन था परवेज मुशर्रफ को कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, बट लोगों ने उसका अपोज किया और थोड़े समय के बाद में ही उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन देना पड़ा। ये स्ट्रगल था पाकिस्तान का। ठीक ऐसे ही स्ट्रगल म्यांमार का है। म्यांमार जो हमारी नेबर कंट्री है, हमारे इंडिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में, पहले इसको बर्मा कंट्री के नाम से जाना जाता था, आज हम इसको म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो म्यांमार है वो रिपब्लिक बना 1948। 1948 के बाद में इलेक्शन हुए वहां पे म्यांमार में, बट 1962 के अंदर मिलिट्री ने ओवरथ्रो कर दिया और मिलिट्री के पास पावर चली गई। बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद में 1990 में वहां इलेक्शन करवाए गए और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, नेशनल लीग ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया और ये विनर हो गई। इस पार्टी का लीडिंग का काम करने वाले सान सू की है। ये महिला का नाम है बेटा। सान सू की ने 1990 में इलेक्शन जब हुए तो उसने अपनी पार्टी को विनर किया और उसके बाद में जो मिलिट्री कप आया था उस मिलिट्री कप ने अपनी सीट छोड़ने के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ये अपनी गद्दी नहीं छोड़ पाया और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे जो डेमोक्रेसी के फेवरेबल काम करने वाले लोग थे उनको उनके हाउस में अरेस्ट कर दिया गया, अंडर हाउस अरेस्ट किया गया और उसको अब लास्ट ईयर यानी कि 2 साल पहले वहां डेमोक्रेसी के इलेक्शन हुए थे। सान सू की ने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद इसको इसी स्ट्रगल के लिए नोबेल प्राइज भी मिला, बट इसने बहुत लंबे टाइम के बाद में यहाँ 2 या 3 साल पहले यह म्यांमार में इलेक्शन होकर के डेमोक्रेसी सेट। अभी रिसेंटली में जिस कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी आई उन सभी की स्टडी की है बेटा। अब हम रसिया के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो रसिया में देखिए क्या होता है। जब पोलैंड का जिक्र आया था उस समय हमने देखा कि पोलैंड कंट्री वाज कैप्चर्ड बाय द रसिया। रसिया के कैप्चर में थी कुछ समय पहले और इसके बाद में जब पोलैंड अपने आप को इंडिपेंडेंट कर किया उसी टाइम पे उसके अंदर ब्रेकडाउन हो गया और 1991 के अंदर इसी रसिया कंट्री से 15 रिपब्लिक कंट्री नई आ गई। ऐसे करके धीरे धीरे सभी कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने लगे। तो लोगों ने डेमोक्रेसी को कैसे लाइक किया, क्यों लाइक किया, कैसे स्ट्रगल किया, ऐसे हमने स्टेप टू स्टेप एक 1 बाय 1 एक एक कंट्री का स्ट्रगल स्टडी की है। अब इससे आगे हम डेमोक्रेसी के बारे में और भी स्टडी करेंगे। इट्स ओके।